नमस्कार, सत्ता में आप सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ता, सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। सत्ता में पहले आपको सस्पेंस और क्लाइमैक्स से भरपूर संसद वाली वीडियो गाइड दिखाएंगे। आज संसद में जो कुछ हुआ उसमें सत्ता के बहुत कलेश हैं, दिलचस्प ट्विस्ट हैं और स्पीकर के सामने विपक्ष की लंबी चौड़ी डिमांड लिस्ट है। आज सत्ता संभालते ही कैसे स्पीकर के एक्शन पर विपक्ष का पारा हाई हुआ, ये तो आपको देखना ही चाहिए। एक्सक्यूज मी। आज कांग्रेस सांसद नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भी बात करेंगे, जिन्हें नया पद और नया कद मिल गया है। इसका सबूत आज संसद में एक तस्वीर में देखने को मिला, जब राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी ने एक दूसरे से हैंडशेक किया। नेता विपक्ष होने के बाद राहुल गांधी को कैसे शक्तियों वाला बूस्टर डोज मिला है, यह तो आपको जरूर जानना चाहिए। फिर एक कुंजी हिजाब वाली चिंगारियों पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज 9 छात्राओं की याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने कॉलेज में हिजाब पहनने की इजाजत मांगी थी। इस दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो कुछ कहा है उसकी एक एक बात आज बहुत सारे एजेंडाधारियों को चुभने वाली है। एक बड़ी खबर केजरीवाल पर भी आई है, जिन्हें लेकर सीबीआई के वकील ने कोर्ट में बड़ा दावा किया है। सीबीआई के अनुसार केजरीवाल ने पूछताछ के दौरान शराब घोटाले का सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डाला था। हालांकि केजरीवाल ने कहा है कि यह दावा बिल्कुल झूठ है। इस बीच सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि केजरीवाल किसी भी तरह जेल से बाहर ना आ जाए। आज पानी पानी अयोध्या से एक ग्राउंड रिपोर्ट और भी है, कैसे एक बारिश ने अयोध्या की धुलाई कर दी और सड़कों से घरों तक पानी घुस गया। इसमें रामपथ वाला इलाका भी शामिल है। इस पर अयोध्या के लोग क्या कह रहे हैं, ये सुनने की जरूरत है। एक नई मुसीबत पुतिन के लिए भी खड़ी हो गई है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे अगले नेटो चीफ होंगे। वो अक्टूबर से सत्ता संभालेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मार्क रूटे की छवि कट्टर रूस वाली है। और न्यूज मित्रों के लिए एक जरूरी नोटिफिकेशन भी है, अब आपको नेटफ्लिक्स यूट्यूब की तरह फ्री में देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार जल्द कंपनी एक नया प्लान लॉन्च कर सकती है जो फ्री होगा, बस कंटेंट के बीच में यूट्यूब की तरह विज्ञापन आते रहेंगे। सत्ता में आज हम आपको सबसे पहले एक नए राहुल गांधी से मिलवाएंगे। अब तक आपने संसद में प्रधानमंत्री मोदी और सरकार के सामने अपनी बात को रखते हुए सांसद राहुल गांधी को कई बार देखा होगा, लेकिन अब आप संसद में राहुल गांधी की नई आवाज सुनेंगे, जिसमें पहले से ज्यादा वजन होगा। यह तस्वीर देखिए यह तस्वीर, और जो पहले से ज्यादा असरदार होगी, क्योंकि अब राहुल गांधी के नाम एक साथ एक नया पद जुड़ गया है, जिसने राजनीति में उनका कद बढ़ा दिया है। और यह पद है लोकसभा में नेता विपक्ष का। लेकिन इस जिम्मेदारी के साथ राहुल गांधी के पास कितनी शक्तियां आ गई हैं, इसका प्रमाण आज लोकसभा के अंदर से आई एक तस्वीर में है, जो आज सियासत से सोशल मीडिया तक ट्रेंड कर रही है। यह तस्वीर है प्रधानमंत्री मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी के हाथ मिलाने की। यह देखिए जरा, संसद की परंपरा है कि सदन के नेता यानी प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले सांसद को उनकी सीट से अध्यक्ष की कुर्सी तक ले जाते हैं। आज जब ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर चुना गया, तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ नेता विपक्ष की हैसियत से राहुल गांधी ने ओम बिरला का स्वागत किया। और इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी ने एक दूसरे से हाथ भी मिलाया। तस्वीरें देखिए जरा, ये तस्वीरें हैं, ये देखिए जरा। एक एक तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बोल रही है। ये देखिए। इसके बाद राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को वेल से उनके आसन तक ले गए और वहां भी उन्हें बधाई दी। यानी इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी संसद के कितने अहम किरदार बन गए हैं। वैसे आज राहुल गांधी का एक और वीडियो काफी चर्चा में है, और वो है संसद में उनकी एंट्री का। तस्वीर देखिए जरा। नेता प्रतिपक्ष की नई जिम्मेदारी मिलने के बाद राहुल गांधी आज नए लुक में भी नजर आए। शायद आपने नोट नहीं किया, फिर से देखिए। आज जब राहुल गांधी संसद में पहुंचे तो उन्होंने हमेशा की तरह व्हाइट टी शर्ट या ब्लैक पैंट नहीं, बल्कि सफेद रंग का कुर्ता पैजामा पहना था। जबकि कल जब वो संसद में शपथ लेने के लिए आए थे, तब भी उन्होंने वही व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने
सिर्फ अपनी इमेज नहीं बदली है, इस बार संसद में बहुत कुछ बदलने वाला है। वैसे दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस को नेता विपक्ष का सत्ता सुख हासिल करने के लिए 10 वर्षों का लंबा इंतजार करना पड़ा और इसकी वजह है मजबूत विपक्ष। आपने पिछले कई वर्षों में प्रधानमंत्री को यह कहते हुए सुना होगा कि वो चाहते हैं देश में एक मजबूत विपक्ष हो, और इस बार जनता ने ही सरकार के सामने एक मजबूत संख्या बल वाला विपक्ष बैठा दिया है और इसी जनादेश की वजह से कांग्रेस को 10 वर्षों के बाद नेता विपक्ष का यह पद मिल गया है। दरअसल नियम के अनुसार से नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए विपक्ष के दल के पास लोकसभा की कुल संख्या का 10% 10% यानी 54 सांसदों की संख्या होना जरूरी है। वर्ष 2014 में यह मुमकिन नहीं हुआ क्योंकि उस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें ही मिल पाई। इसके बाद 2019 में कांग्रेस की सीटों की संख्या बढ़ी लेकिन सिर्फ 52 तक पहुंच पाई और 54 वाला नंबर गेम नहीं पार कर पाई। लेकिन इस बार वर्ष 2024 में कांग्रेस को 99 सीटें हासिल हुई हैं और सत्ता के इसी नंबर गेम की वजह से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को यह नेता विपक्ष वाली जिम्मेदारी सौंप दी गई है। 98 सीट्स करेक्ट करना चाहेंगे। अब कांग्रेस कह रही है कि मोदी सरकार के सामने राहुल गांधी नाम की एक दीवार आ गई है। तो बीजेपी कैसे इसका जवाब दे रही है, इस पर एक रील देखते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ, उनकी कदम कदम पर लोकतंत्र की मान्यताओं की हत्या करने के खिलाफ एक ऐसी आवाज गूंजेगी जो पूरा देश सुनेगा। इससे अच्छा और सुखद अवसर क्या हो, जो आज तक सीरियस बात ही कभी न किया। मुझे कुछ पता है, न देश की दिशा पता है, न देश का ज्योग्राफी पता है, न देश की समस्या पता है। एक ऐसा व्यक्ति जो इस नफरत भरे माहौल में देश की संविधान की किताब लेकर के खड़ा है। देश का जो संविधान है वो दरअसल आईना है। वो आईना लेकर के देश के हाकिम के सामने खड़ा है और बार बार हाकिम से कह रहा है कि मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। लोकतंत्र में विपक्ष जब मजबूती से अपनी बातों को रखता है, लोकतंत्र की खूबसूरती को और बढ़ाता ही है। और सरकार हर विषय पर, हम लोग चर्चा के लिए तैयार हैं, हम लोग के पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है। तो जिस विषय पर वो बात करना चाहें करें। राहुल गांधी, उनको बधाई देता हूं एलओपी बनने के लिए, और हम सब विपक्ष के लोग मिलकर के काम करेंगे, सत्ता पक्ष से जवाब मांगेंगे। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में पूरा इंडिया गठबंधन इकट्ठा होकर इस सदन को एक रचनात्मक तरीके से चलाने के लिए जो सरकार के ऊपर दबाव बनाना ज़रूरी है वो दबाव भी बनाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको, और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र और संविधान की जो लड़ाई चुनाव से शुरू हुई वो और बलवती होगी और पुख्ता होगी। 15 मिनट में आप 150 सांसदों को सस्पेंड करके बिल पास कराने वाली जो परंपरा रखी थी आपने बीते लोकसभा में, उसको दरकिनार करना होगा। अब हम आपको यह भी समझाते हैं कि लोकसभा में नेता विपक्ष के पद को क्यों राहुल गांधी के लिए शक्तियों का बूस्टर डोज कहा जा रहा है, और जो बीजेपी अभी तक राहुल गांधी को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती थी, उसे क्यों अब राहुल गांधी को सीरियसली लेना पड़ेगा। दरअसल अब राहुल गांधी नेता विपक्ष होने के नाते सीधे सरकार के कामकाज और उसकी नीतियों की समीक्षा कर पाएंगे। सरकार के जो आर्थिक फैसले होंगे उनकी समीक्षा कर सकेंगे, और सिर्फ इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर अपना विरोध भी दर्ज कराएंगे और अब सीधे आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा कर सकेंगे। नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी लोक लेखा समिति के प्रमुख बन जाएंगे, संयुक्त संसदीय समितियों का हिस्सा होंगे। इसके अलावा राहुल गांधी की संवैधानिक पदों की नियुक्ति में भूमिका रहेगी और वो कई चयन समितियों के सदस्य भी हो जाएंगे।
यानी कुल मिलाकर अब राहुल गांधी सदन में सरकार के खिलाफ विपक्ष की आवाज होंगे। विपक्ष सरकार पर लंबे वक्त से यह आरोप लगाता रहा है कि सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और स्टीयरिंग की तरह उन्हें अपने फायदे के अनुसार घुमा रही है। लेकिन इस बार विपक्ष की यह शिकायत थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी भी अब नेता विपक्ष के तौर पर इन संवैधानिक पदों की नियुक्तियों में अपनी राय देंगे, विरोध दर्ज कराएंगे, जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त, सीबीआई डायरेक्टर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल या लोकायुक्त और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति जो कमेटी करती है, राहुल गांधी उसका हिस्सा होंगे। इन सारी नियुक्तियों में राहुल नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उसी टेबल पर बैठेंगे जहां प्रधानमंत्री मोदी और बाकी सदस्य बैठते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, नियुक्तियों से जुड़े फैसलों में प्रधानमंत्री को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भी उनकी सहमति लेनी होगी। लेकिन नेता विपक्ष का पद मिलने के बाद सिर्फ राहुल गांधी की शक्तियों में विस्तार नहीं होगा, बल्कि सुविधाओं में भी विस्तार होगा। जैसे नेता विपक्ष राहुल गांधी को कैबिनेट मंत्री का स्तर का जो है वो रैंक मिल जाएगा। इसके अलावा उन्हें एक कैबिनेट मंत्री की तरह सरकारी सचिवालय भी में दफ्तर भी मिलेगा। साथ ही उच्च स्तरीय सुरक्षा मिलेगी। नेता प्रतिपक्ष को प्रतिमाह 3,30,000 रुपए का वेतन मिलता है। साथ ही सत्कार भत्ता भी दिया जाता है। राहुल गांधी को ये सारी सुविधाएं मिलने लगेंगी। वैसे राहुल गांधी के लिए यह पहला ऐसा मौका है जब उन्हें अपने राजनीतिक जीवन में कोई संवैधानिक पद मिला, जबकि राहुल गांधी परिवार के तीसरे ऐसे सदस्य हैं जो लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका में हैं। इससे पहले उनकी मां और मौजूदा वक्त में राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने अक्टूबर 1999 से फरवरी 2004 तक नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाली थी, जबकि सबसे पहले राहुल गांधी के पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी दिसंबर 1989 से दिसंबर 1990 तक नेता विपक्ष रहे थे। हालांकि नेता विपक्ष की सत्ता संभाल रहे राहुल गांधी के लिए अब कई चुनौतियों का अग्निपथ तैयार है। जैसे राहुल गांधी को संसद के सत्रों की कार्रवाई में अब अपनी मौजूदगी बढ़ानी होगी, क्योंकि 17वीं लोकसभा में उनकी अटेंडेंस सिर्फ 51% थी और वो सिर्फ 8 चर्चाओं में शामिल हुए थे। इसके अलावा विपक्ष को भी एकजुट रखना उनके लिए बड़ा टास्क होगा, ताकि वो पूरी शक्ति से सरकार के खिलाफ आवाज उठा सके। राहुल गांधी के अलावा आज संसद के एक और सबसे अहम किरदार की चर्चा हो रही है और वो है ओम बिरला, जिन्हें लगातार दूसरी बार लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया। हालांकि कल शाम तक स्पीकर वाले इस कलेश में जितने ट्विस्ट और टर्न बताए जा रहे थे, आज संसद में पहुंचते ही वो खत्म हो गए। इंडिया गठबंधन ने ओम बिरला के विरोध में केरल से 8 बार के सांसद के सुरेश को कैंडिडेट बनाया था, लेकिन जब वोटिंग की बारी आई तो ध्वनि मत से ही प्रस्ताव पास कर दिया गया कि राजस्थान के कोटा से सांसद ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर बने रहेंगे। स्पीकर चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने उन्हें उनके आसन तक पहुंचाया। पीएम मोदी ने उनका अभिवादन किया, लेकिन इसके बाद विपक्ष के सांसदों की ओर से लोकसभा स्पीकर के सामने एक लंबी चौड़ी डिमांड लिस्ट भी रखी गई। इस डिमांड लिस्ट के कीवर्ड्स थे विपक्ष की आवाज, निष्कासन, निलंबन, बीजेपी का एजेंडा और लोकतंत्र के रक्षक। इन सारे शब्दों का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं ने अपने बयानों में किया। हम आपको इस पर भी एक रील दिखाते हैं। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जी जो इस सभा के सदस्य हैं अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। I'd like to congratulate you for your successful election, for the second time that you have been elected. I'm confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का
सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आपके चेयर है, आप संभाल रहे हैं। आप अभी बहुत अनुभवी हुए हो और मैं अपेक्षा करता हूँ संवेदना जताकर आप हमें न्याय देंगे। संविधान की रक्षा करने के लिए जब भी हम खड़े होंगे आप हमें आशीर्वाद देंगे। के द्वारा जो फैसले पिछले 5 सालों में लिए गए उसने संविधान की मर्यादा को बढ़ाने का काम किया और लोकतंत्र को और मजबूती देने का काम किया। 150 लोग जब सस्पेंड हुए तो हम सबको बहुत दुख हुआ सर। तो हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 5 सालों में इस सस्पेंशन का आप ना सोचें, बातचीत हो सकती है। हमेशा हम डायलॉग के लिए तैयार रहते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी को आप जिंदा रखेंगे कि छोटी पार्टी चाहे होए, अकेला मेंबर चाहे होए, लेकिन लड़ाई उतनी ही तगड़ी होती है जितनी बड़ी पार्टियां लड़के, शायद उससे ज्यादा होती है। मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप छोटी पार्टियों पर, ये ऐवान अपोजिशन और छोटी पार्टियों का भी है, हमको आप आवाज का मौका देंगे। इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है सर, इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है। अब बीजेपी स्टीम रोल नहीं कर पाएगी। हम आपसे मुबारकबाद देते हैं। शुक्रिया सर। आज ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर तो बन गए, लेकिन सत्ता संभालते ही उन्होंने इमरजेंसी पर कुछ ऐसा कह दिया जिससे विपक्ष का पारा चढ़ गया। स्पीकर ओम बिरला ने सदन में इंदिरा गांधी के शासन में लगे आपातकाल की निंदा की और कहा कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान किया था। इतना कहते ही विपक्ष के सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। भारत की पहचान पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जननी के तौर पर है। पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। तब की तानाशाही सरकार ने मीडिया पर अनेक पाबंदियां लगा दी गई थी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था। इमरजेंसी का वह समय हमारे देश के इतिहास में अन्याय काल का एक काला खंड था।